अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमें गंदम क्यों छोड़नी चाहिए। इस वीडियो के 3 पार्ट्स थे। बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि गंदम जो आजकल दी जाती है या पैदा की जाती है, वो उस गंदम से कैसे फ़र्क है जो आज से 100 साल पहले जो थी वो पैदा होती थी। केमिकल म्यूटाजेनेसिस जो है वो क्या चीज़ है। और उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि गंदम में ऐसी कौन सी हार्मफुल नुकसानदेह प्रोटीन्स होती हैं जिनको खाने से बीमारी पैदा होती है। आज हम तीसरे पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम गंदम छोड़ते हैं तो वो कौन से अनाज हैं जो हम खा सकते हैं, और क्या अनाज खाना जो है वो मुफीद है, या कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो है हम क्या ये अनाज खा सकते हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि गंदम जो होता है या गंदम मैदा वगैरह, ये जो ग्लूटन वाली सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली ना सिर्फ ये कि नान रोटी केक बिस्किट्स में होते हैं, बल्कि हमारी बहुत सारी सॉसेस जो हैं उनके अंदर भी होते हैं। ये जो गोश्त होता है सॉसेजेस की शक्ल के अंदर, सलामी की शक्ल के अंदर, इन सब के, और ये जो बच्चों की जो टॉफियाँ होती हैं इनके अंदर भी ग्लूटन यानी कि गंदम या गंदम वाले डेरिवेटिव्स डाले जाते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग जो हैं वो इन चीज़ों को खाते रहें, और जितना ज़्यादा खाएंगे जाहिर सी बात है इन चीज़ों की बिक्री उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये देखना चाहें कि हम ग्लूटन नहीं खाना चाहते तो, और गंदम यानी कि छोड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और ये अनाज की शक्ल के अंदर बेसिकली राइस यानी कि चावल जो हैं वो भी ग्लूटन फ्री हैं, उनमें ग्लूटन नहीं होता है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे अनाज हैं, लेंटिल्स हैं यानी कि जो दालें होती हैं, मैं ये जो होता है बेसन होता है, ये सब ग्लूटन फ्री है। इसके अलावा हेल्दी आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो भी आपके पास ये चिया सीड्स हैं, एमरैंथ जिसको गुले जावेद कहा जाता है, सनफ्लावर सीड्स जो होती हैं, फाक सीड्स जो जिसको अलसी के बीज कहा जाता है। आजकल पाकिस्तान में किनवा जो है, ये भी बीज जो आ रही हैं भी ग्लूटन फ्री हैं। लेकिन अब हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमें ग्लूटन मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमने कीटोजेनिक डाइट के ऊपर अपना कार्बोहाइड्रेट्स का जो कोटा है ना वो भी पूरा रखना है। तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसा अनाज है या ग्रेन्स हैं जो कि हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है उसको जो है वो रेज ना करें। इसके लिए एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक तरीका है कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारी शुगर लेवल कितनी ज़्यादा चेंज करता है, क्योंकि बहुत से खाने ऐसे होते हैं जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके शुगर में यानी कि चीनी में कन्वर्ट होते हैं। अब आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि ये वाइट ब्रेड जो है, ये जो पहले कॉलम के अंदर है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। यानी कि आपने जैसे चीनी खाई है वैसे ही आपने अगर सफ़ेद ब्रेड खाया है तो उसी तरह वो सारा ब्रेड जो है वो चीनी में कन्वर्ट होगा और आपकी इंसुलिन रिलीज करेगा। और बेसिकली मैदा या जो चीनी है वो एक बराबर है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो एक जैसा है, वो चीनी की तरह ही एक्ट करते हैं। तो एक तो हमने ये देखना है कि हम वो चीज़ें खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं, जैसे जो चीनी है या मैदा है या ये जो चीज़ें हैं जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, वो एकदम से आपकी शुगर लेवल को ज़्यादा करते हैं। ये आप देख सकते हैं पीक पे जाता है और फिर उसके बाद एकदम से 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो फॉल करता है और वो क्रैश कर जाता है। जब वो राइज करता है तब तो आपका पेट भर जाता है, जब वो फॉल करता है तो तब आपको भूख लगती है, फिर आप मज़ीद और खाते हैं और मज़ीद यानी कि आप चीनी या ये चीनी का जो डेरिवेटिव्स हैं, ये जो है अनाज है, ये खाते हैं। तो बेसिकली आप मुस्तकिल थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको खाना पड़ता है। इसके बदले में अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड देखें तो इनके ऊपर ऐसी स्पाइक्स नहीं आती हैं कि एकदम से शुगर ज़्यादा हो जाए और फिर ये कि एकदम से गिर जाए और फिर आपको भूख लग जाए। तो ये एनर्जी यानी कि ताकत तो आपको मुस्तकिल मुहैया करते हैं, ज़्यादा देर तक मुहैया करते हैं, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, आप इसलिए ज़्यादा मिकदार में खाना नहीं खाते। इसलिए ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन खानों की लो है आप वो खाएं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ एक चीज़ होती है इंसुलिन इंडेक्स, जो कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो वो खाने जो होते हैं जो जो शुगर लेवल रेज करते हैं, वो शुगर के साथ साथ इंसुलिन को भी रिलीज करते हैं। इंसुलिन
جو باڈی ریلیز کرتی ہے جب جو ہے آپ کے جسم کے اندر چینی آتی ہے. چینی کو ختم کرنے کے لیے، چینی کو استعمال کرنے کے لیے باڈی جو ہارمون پیدا کرتی ہے اس کا نام انسولین ہے. اور انسولین جتنی زیادہ ریلیز ہوگی ہماری کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر، ہمارا جو کیٹوسس کا سٹیٹ ہے کہ ہم کیٹونز برن کریں اور چینی برن نہ کریں، اتنا ہی کم ہوگا. انسولین جو ہوتی ہے اس کی موجودگی میں فیٹ برن جو ہے نہیں ہوتا. تو آئیڈیلی ہم کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر ایسے کھانے کھانا چاہیں گے کہ جن سے انسولین بالکل نہیں ریلیز ہوتی یا بہت کم ریلیز ہوتی ہے. تو اسی لیے گلائسیمک انڈیکس کے ساتھ ساتھ جو کھانوں کا انسولین انڈیکس ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹر یعنی کہ مکھن جو ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس صرف 2 ہے. اور مکھن کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اولیو آئل جو ہے، زیتون کا تیل، اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ 3 ہے. اسی طرح یہ ٹونا فش جو ہے، مچھلی جو ہے، اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ 16 ہے. بیسیکلی یہ لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز ہیں جو آپ بہت بآسانی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، آپ کو بار بار بھوک بھی نہیں لگے گی، اور یہ آپ کا ویٹ لاس یعنی کہ وزن جو ہے کم کرنے میں آپ کو انشاءاللہ مدد دیں گی. تو اس کے بعد جو ہے اناج کے اندر جو ہے نا، آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس، یعنی کہ اگر آپ چاول کھا رہے ہیں یا کوئی اور اناج کھا رہے ہیں صرف اس کا گلائسیمک انڈیکس نہیں دیکھنا. ہم نے ایک اور چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے جو کہ فائٹک ایسڈ ہے. فائٹک ایسڈ جو ہے اس کے بارے میں ہم پارٹ 2 کے اندر بھی ڈسکشن کر چکے ہیں. یہ فاسفورس کا ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ اناج کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے منرلز جو ہوتے ہیں اس کو ابزارب ہونے سے روکتا ہے. اس کا فائدہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہارمفل اگر آپ نے کوئی کیمیکلز وغیرہ کھا لیے ہیں تو یہ ان کو بھی بائنڈ کر لیتا ہے. فائٹک ایسڈ بہرحال آپ کے جو کھانے کی نیوٹریشنل ویلیو ہے، غذائیت ہے، اس کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے. آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اگر گندم کو یا اناج کو سوک یعنی کہ بھگو دیا جائے تو ان کا فائٹک ایسڈ کم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اتنا کم نہیں ہوتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اناج بھگونے سے یہ صرف 25% جو ہے فائٹک ایسڈ جو ہے وہ کم ہوا ہے. تو یعنی کہ جب بھی آپ نے اگر گندم کے علاوہ کوئی بھی اناج کھانا ہے تو 2 چیزیں مد نظر رکھنی ہے. ایک تو شوگر لیول وہ کتنا جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ لو ہونا چاہیے. دوسرے نمبر کے اوپر فائٹک ایسڈ، اس کا جو فائٹک ایسڈ کنٹینٹ ہے وہ جتنا لو سے لو ہوگا وہ اتنا زیادہ بہتر ہے. آپ کے منرلز جو ہیں وہ ابزارب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اندر میں ہم یہاں تک بات جو خلاصہ ہے حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر صرف گلوٹن فری نہیں ہونا ہے کہ گلوٹن فری چھوڑ کے آپ باقی کے سارے اناج کھاتے رہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں یعنی کہ وہ کھانے جن سے شوگر یعنی کہ چینی بنتی ہے وہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ بالکل نہ کھائیں یا بہت کم مقدار میں کھائیں یا حساب سے کھائیں. تو بیسیکلی یہ آپ نے کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر گلوٹن فری آٹے نہیں کھانے. جو آٹے ایکسیپٹیبل ہیں کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر وہ 3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ السی کا جو آٹا ہے وہ، کوکونٹ فلاور، ناریل کا آٹا جو بیسکلی جو تیل نکالتے ہیں جو باقی برادہ بچ جاتا ہے وہ ناریل کا آٹا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بادام کا آٹا. یہ ایکسیپٹیبل آٹے ہیں جو کہ جن کو آپ آٹے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ جو گلوٹن فری آٹے مل رہے ہیں بازار کے اندر وہ بیسکلی 4 ہوتے ہیں. ایک تو پوٹیٹو سٹارچ یعنی کہ جو آلو کا جو نشاستہ ہوتا ہے وہ، دوسرا جو ہے وہ ٹپوئکا فلاور یہ جو اسب گول کا آٹا ہوتا ہے وہ، اور تیسرا جو ہے یہ کارن فلاور یہ جو بیسکلی جو مکئی سے بنتا ہے. یہ بیسکلی ہیں گلوٹن فری ہیں لیکن ان کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے، اور اس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر سبزیاں کھا سکتے ہیں، نٹس جو ہیں یہ کھا سکتے ہیں، گوشت اور انڈے کھا سکتے ہیں. آئلز بہت اچھے ہیں، اولیو آئل ہے، کوکونٹ آئل ہے، ایووکیڈو ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں. جو اخروٹ ہیں یہ کھا سکتے ہیں. السی بہت اچھی چیز ہے، اس کے اندر بہت اومیگا 3 ہوتا ہے. چیز یعنی کہ پنیر اور باقی کی ڈیری کون سی ایکسیپٹیبل ہے کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر، اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ گندم چھوڑتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ہوتی ہے withdrawal symptoms. جیسے
कोई भी नशे की चीज़ छोड़ें तो इंसान के जिस्म के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और गंदम चूँकि हमने जैसे पार्ट 2 में देखा है कि ओपियोइड रिसेप्टर्स जो अफ्यून के रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करती है और आपको मुस्तकिल भूखा रखती है कि आप बार बार खाते रहें। तो ये है कि इस जब हम गंदम छोड़ते हैं तो भी हमारी बॉडी वैसे ही एक्ट करती है जैसे जो अफ्यून के नशे के आदी हजरात हैं वो एक्ट करते हैं, यानी उनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि गुस्सा ज़्यादा आना, नींद ज़्यादा आना, बार बार पेशाब आना, यानी ये कुछ विड्रॉल सिम्टम्स हैं। भूख ज़्यादा लगना, क्रेविंग होना कि बस मुझे ये खाने की ज़रूरत है। तो इस ट्रांजिशन को आसान बनाने के लिए जब आप गंदम छोड़ते हैं तो इस ट्रांजिशन को आसान बनाने के लिए 2-3 चीज़ें एहतियात जो होती है वो रखनी होती है। एक तो प्रोबायोटिक्स जो फर्मेंटेड फूड हैं जिनके अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमें खाने की ज़रूरत है। फर्मेंटेड फूड कौन से हैं इसके ऊपर हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं, काइंडली अगर आप वो देख लें तो वो आपको इंशाल्लाह इस बारे में ज़्यादा मालूमात मिल जाएंगी। इसके अलावा विटामिन डी की रोज़ाना की रिक्वायरमेंट, जो विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन भी है। इसकी रोज़ाना की अगर आप 600 इंटरनेशनल यूनिट के कैप्सूल्स ले लें तो वो भी फ़ायदेमंद है। लेकिन बहरहाल मुंह से लेने का नुकसान ये होता है कि वो आपकी फिर मैदे में जाना है, मैदे से अब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है इसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं है। तो शुरू के कुछ महीनों में यही रिकमेंडेड है कि आप इंट्रामस्कुलर जो है वो विटामिन डी लगवा लें। और इसके अलावा मैग्नीशियम जो होता है वो उसके 2-3 फ़वायद हैं। एक तो ये कि दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, पट्ठों के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा ये है कि जब लोग कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करते हैं उनको कब्ज़ हो जाती है, तो वो कब्ज़ से बचने के लिए मैग्नीशियम मैलेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड या इवन अगर ये दोनों ना मिलें तो आप मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट जो है 1 चमचा 1 गिलास पानी के अंदर। इसके अलावा नमकियात अपने आप में बैलेंस रखने हैं, केल्टिक सी सॉल्ट मिलता है बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह लाहौरी नमक भी मिलता है, हिमालयन सी सॉल्ट जो है वो भी, गुलाबी नमक भी मिलता है। तो वो ये है कि वो इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि नमकियात की कमी ना हो। इसके अलावा आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बहुत फ़ायदेमंद रहती है कीटोसिस अचीव करने के लिए। और ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन को कोई रिप्रोडक्टिव मसला है, मेंसेस के कोई इशू है, हार्मोनल इशू है उनको, और इवन जो मर्द हजरात हैं उनको भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है आयोडीन सप्लीमेंटेशन जो है हाई डोज के अंदर। और मज़ीद ये है कि अगर आपने ग्लूटेन फ्री, कीटोजेनिक, जो ग्रेन फ्री, ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ देखनी है तो वो आप wheatbellyblog.com के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा रेसिपीज़ हैं, आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने रिप्लेस करना है। जो आपके पास एक अनहेल्दी ऑप्शन आप खा रहे हैं, अगर आप ब्रेड खा रहे हैं पहले मैदे वाला तो उसको आपने ग्लूटेन फ्री कीटोजेनिक ब्रेड से रिप्लेस कर देना है। अगर आप रोटी खा रहे हैं आटे वाली उसको आपने रिप्लेस कर देना है ग्लूटेन फ्री कीटोजेनिक रोटी से। और इन सब की रेसिपीज़ जो हैं वो हैं आपको नेट पे भी मिल जाएंगी और इंशाल्लाह ये कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगी। मज़ीद सवालात पूछने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक जो है वो विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी तरह हमारी वेबसाइट है healinghijamaklinic.com, वो भी इंशाल्लाह विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।